Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching Ielts Fever channel. आपको पता ही है कि हमारी रीडिंग की सीरीज चल रही है और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उस सीरीज को और आप अप्रिशिएट भी करते हो हमारे वर्क को। सो इसलिए आज जो है हम आपके लिए अलग क्वेश्चन टाइप वीडियो लेकर आए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो शॉर्ट आंसर टाइप और डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है, डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछा होता है और उसका आपको आंसर देना होता है। ठीक है, सो ये टाइप हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसके साथ साथ जो है उसी पैसेज में हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी दिए हैं, तो मैं मतलब फुल पैसेज आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की रिवीजन हो जाए और शॉर्ट आंसर क्यू जो है हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, तो वो हम डिस्कस कर ले। सो दिस इज़ द डे 10th वीडियो ऑफ अवर रीडिंग सीरीज, क्योंकि डे 9 तक की वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको नहीं पता, तो मैं बता दूं कि हमने रीडिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है 30 डेज सीरीज चैलेंज। सो आपको वीडियोस वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी रीडिंग सीरीज की। सो डे 1 से आप स्टार्ट कीजिएगा प्रैक्टिस करना और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, बट आपको वर्क जो है हमारे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम हम देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो आज जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फुल पैसेज यानी कि पैसेज नंबर 3 जो आपको पता है कि मोस्टली डिफिकल्ट आता है, वही हम डिस्कस करेंगे। और आइल्स फीवर की वेबसाइट से मैंने टेस्ट नंबर 63 लिया है। 63 टेस्ट नंबर का लास्ट पैसेज है द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इन वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, सो ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पैसेज जो है वो आइल्स फीवर की वेबसाइट से लिया गया और मैंने ये पैसेज इसलिए चूज़ किया कि ये पैसेज जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपको क्या करना है, जस्ट फोकस करना है कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बीच बीच में जैसे जैसे मैं बात करती जाऊंगी आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप फ्रीली जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में पिन कर सकते हो या कमेंट में पोस्ट कर सकते हो अपना कमेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर नहीं हुआ और इस पर आपको अगेन वीडियो चाहिए। सो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, ये है हमारा टॉपिक द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इन वेस्टर्न कंट्रीज। आपको इस टाइटल को सबसे पहले रीड करना है और रीड करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि टॉपिक है किसके बारे में, यानी कि पूरे पैसेज में किसके बारे में बात की जानी है, ये आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेंगे इसको समझने में। सो आपको जब भी कोई टाइटल मिले आप उस टाइटल को रीड कीजिए, उसे समझने की कोशिश करिए। अब वो कह रहा है कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड का कोई कंसेप्ट है इन वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बाहर की कंट्रीज हैं, उनमें क्या कंसेप्ट है चाइल्डहुड का, उसके बारे में आपका पूरा पैसेज है। सो ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में चाइल्डहुड किस तरह से होता है, किस तरह वो अपना बचपन जीते थे या किस तरह वो अब जी रहे हैं, या क्या उनके साथ चेंजेस आए टाइम टू टाइम, वो सारी बातें इसमें डिस्कस की होगी। तो ये हमने सोच लिया, हमें नहीं पता बीच में क्या बात होगी, बट हम खुद से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसी बात इसमें हो। और चलिए अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन टाइप। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन टाइप हैं 28 to 34 जो है क्वेश्चन आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, एंड उसके बाद है नो मोर देन 3 वर्ड्स। सो हम वैसे बेसिकली ये क्वेश्चन टाइप जो नहीं है 35 to 40 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन जो है 5 to 6 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए नहीं है, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। सो ये है डायरेक्ट क्वेश्चंस, यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी बोलते हो कि आपको सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन पुट किया है, डायरेक्टली आपको उसका आंसर करना है। बट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो कि मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट रहता है रीडिंग का और हमेशा रीडिंग में आता भी है, इसलिए इसकी रिवीजन भी जरूरी है। तो हम आज दोनों ही करेंगे, यानी कि फुल पैसेज हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं नॉर्मली उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनको रीडिंग बिल्कुल डिफिकल्ट लगती है, जिनको ये लगता है कि 5.5 से जंप करना मुश्किल है। ठीक है, फिलहाल मैं टेक्निक उनके लिए बता रही हूँ, और यही टेक्निक जो है अगर आपका 6 से ऊपर नहीं जा रहा स्कोर तो आपके लिए भी काम करेगी। बट यस, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है
तो आपके लिए एक सुपर ट्रिक है इस वीडियो में, जो अगर मैं आपको बताती हूँ शायद ही आपको किसी सेंटर में पता चली हो वो ट्रिक। तो वो ट्रिक सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड्स हैं जिसमें आप अपना टाइम बचा सकते हो, प्लस आप अपना स्कोर जो है 7+ कर सकते हो, क्योंकि टाइम का सबसे बड़ा रोल होता है रीडिंग में। अगर आपने टाइम को सही यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपको रीडिंग में स्कोर लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है, अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड, ठीक है। उन्होंने कहा इट इज पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एज अडल्ट ड्यूरिंग द मिडल एज। अब ये जो है आपका ये कीवर्ड है, ड्यूरिंग द मिडल एज, ठीक है। और क्या कहा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं चिल्ड्रन, जैसे कि अडल्ट करते हैं, ठीक, हमें पता चल गया। चलिए अब ड्यूरिंग द मिडल एज, अब फिर यहाँ पर मिडल एज की बात हो रही है। ड्यूरिंग द मिडल एज गोइंग टू वर्क नेसेसरी मीन्स चिल्ड्रन वर इन्वॉल्व इंडिकेटेड बाय एज। अब एक बात का ध्यान रखना, देखिए मैंने यहाँ पर किया कीवर्ड हाईलाइट, वेट अ मिनट मैं हाईलाइटर यूज कर लेती हूँ, ड्यूरिंग द मिडल एज, ठीक है। सो आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है। अब आपको पता है कि नीचे वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इसके बारे में बात हुई है। देखो व्हाट इज द कंट्रोवर्शियल, नो, अब यहाँ पर है ड्यूरिंग द मिडल एजिस, ठीक है। सो ये ड्यूरिंग द मिडल एजिस, ये भी ड्यूरिंग द मिडल एजिस, और ये क्वेश्चन भी जो है आपका ड्यूरिंग द मिडल एजिस एज से रिलेटेड है। सो 1, 2 एंड 3, यानी कि आपका जो है डायरेक्टली लिंक बन रहा है। जहां पर आपको 28 और 29 का आंसर मिलेगा, वहीं पर आपको 36 का भी आंसर मिलेगा। सो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको बार बार, यानी कि आप ये क्वेश्चन के लिए तो उस इंफॉर्मेशन को रीड कर ही रहे हो, फिर आप थोड़ी देर बाद जब ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लोगे तो आपके दिमाग में वो नहीं रहने वाला, और आपको फिर से ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए उसी इंफॉर्मेशन पर जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप जो है लिंकिंग फाइंड आउट करना स्टार्ट कीजिए कि किस क्वेश्चन का किस क्वेश्चन के साथ लिंक बन रहा है, और ऐसे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जिनका आपस में लिंक बनता है। अब देखिए हम इजी जो है कीवर्ड उठा रहे हैं, मैं ये थोड़े से ये जो साइंटिस्ट थिंक वाले, ये इसमें कोई मेरे को प्रॉपर कीवर्ड नहीं मिला। मिडल एज आपको हाईलाइट हो जाएगी। सो अब ये 19th सेंचुरी है जो, ये आपको हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद ये है मिड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। ये है 20th सेंचुरी, ये आपको हाईलाइट हो जाएंगी चीज़ें। अब 19th सेंचुरी की बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम चेंज कर लेते हैं ना कलर थोड़ा सा, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट पता लग जाए। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है 28 नंबर, उसका लिंक किसके साथ है, 39 के साथ है। अब मैं इसका कलर फिर से चेंज कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम जब अब 19th वाले का हम लिंक पता करने वाले हैं, तो 19th का लिंक हमें कहाँ मिलेगा। देखिए अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर उन्होंने बोला 18 एंड 19th सेंचुरी, ठीक है। सो मे भी यहाँ पर आंसर हो, बट यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है इन 19th सेंचुरी। सो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा, ये भी आपका 19th सेंचुरी का है। सो ये दो क्वेश्चन का लिंक इस क्वेश्चन के साथ बन रहा है, ठीक है। सो ये मतलब हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन जो है हमारे लिंक हैं आपस में। सो इस तरह से अगर आप लिंकिंग करके चलोगे तो आपका टाइम सेव होगा, और आपको जो है बेनिफिट भी होगा, और डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में और उनका आंसर फाइंड आउट करने में। सो इस तरह से आप कर सकते हो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा इट इज पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन डिड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एज अडल्ट ड्यूरिंग द मिडल एज। कहते हैं ये जो पर्सन है एरिस, इसने पॉइंट आउट किया, इसने पॉइंट आउट किया यानी कि इसने अपना क्लियरेंस दिया, इसने डिक्लेयर किया, क्लियर किया कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, डिड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं एज अडल्ट, जैसे कि अडल्ट करते हैं, मतलब जो अडल्ट करते हैं उससे डिफरेंट काम करते हैं चिल्ड्रन ड्यूरिंग द मिडल एज, जब वो मिडल एज में होते हैं।
सो हमें फाइंड आउट करना है मिडल एज। ये फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि थर्ड पैसेज का। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको स्टार्टिंग में ही इसका आंसर मिलेगा। आपको अपना पेन का पॉइंटर जो है इस तरह से रखना है, वेट अ मिनट, ये देखिए ये पेंसिल है आपकी, आपको इस तरह से रखना है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, मिडल एज, क्योंकि वो जल्दी मिलेगा। लो जी, ये मिल गया ना आपको मिडल एज। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। ओके ठीक, ये हमें मिल गया मिडल एजेस। ठीक है, अब यहाँ से लाइन स्टार्ट है तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। The historian Phillips is argued that and pointed out that, okay, both are the same thing, similar word यूज किए होते हैं, बिल्कुल सेम आपको नहीं देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा pointed out, यहाँ पे लिखा है argued that। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, इन वेस्टर्न यूरोप की, वेस्टर्न यूरोप में ड्यूरिंग द मिडल एजेस अप टू अबाउट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, आपको इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, चिल्ड्रन वर रिगार्डेड एज, उन्हें क्या माना जाता था, मिनिएचर अडल्ट्स, उन्हें मिनिएचर अडल्ट्स माना जाता था, विद ऑल द इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनैलिटी दैट दिस इम्प्लाइज, कि वो जो है उन्हें सेम लाइक जैसे कि छोटे अडल्ट माना जाता था, उनके पास सारी इंटेलेक्चुअल जो है इंटेलिजेंस की बातें होती थी, एबिलिटी होती थी, इंटेलिजेंस एबिलिटी होती थी, और उनकी पर्सनैलिटी भी सिमिलर सी थी। ही सर्चुनाइज्ड, उसने क्या सर्चुनाइज्ड किया उसके बाद, एक मेडिकल पिक्चर्स एंड डायरीज एंड फाउंड नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स एज दे शेयर्ड अ सिमिलर लेजर एक्टिविटी एंड ऑफन द सेम टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, अब आपको वहां पर क्या कहा कि वो डिफरेंट काम करते थे बच्चे जो कि अडल्ट करते थे ड्यूरिंग द मिडल एज, आपको मिला ड्यूरिंग द मिडल एज, मिडल एज में। ठीक है, कि कोई फर्क, मतलब ये उस पर्सन की बात हो रही है कि उसने क्या रिजल्ट निकाला, उसने रिजल्ट निकाला फाउंड नो डिस्टिंक्शन, मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं था। डिफरेंट मतलब ये होता है डिफरेंटली, आप जब किसी को कहते हो कि ये इस चीज़ से डिफरेंट है, नो डिस्टिंक्शंस, कि कोई डिफरेंट नहीं था बिटवीन, कोई भी मतलब अलग अलग नहीं थे वो, उनमें कोई भी आप ऐसा नहीं बोलते कि वो सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती थी, कोई भी ऐसा नहीं था कि वो असिमिलर नहीं थे। ठीक है, सो अनसिमिलर नहीं थे वो चिल्ड्रन एंड अडल्ट, क्योंकि एज दे शेयर सिमिलर, क्योंकि वो सेम ही लेजर एक्टिविटीज़ थी, मतलब वो जो फ्री रहने के लिए जो एक्टिविटी वो करते थे वही सेम बच्चे कर रहे थे, एंड ऑफन द सेम टाइप ऑफ वर्क, और सेम तरह का वो काम कर रहे थे। जबकि आपको क्वेश्चन में कहा है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते थे, वहां पर लिखा है सेम वर्क करते थे, तो बिल्कुल अपोजिट बात की गई है। सो इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फॉल्स। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ड्यूरिंग द मिडल एज गोइंग टू वर्क नेसेसरी मीन्स चिल्ड्रन वर अनलव्ड इंडिकेटेड बाय एरिस। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने कहा जो एरिस है ये पैसिव में लिखा गया, जो एरिस है वो इंडिकेट करते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं कि जो मिडल एज में, जो मिडल एज में बच्चे थे, ठीक है, जो मिडल एज के जो मिडल एज में बच्चे थे, अगर वो वर्क पर जा रहे थे तो उसका मतलब क्या था कि वो अनलव्ड, मतलब उनकी फैमिली उन्हें पसंद नहीं करती थी, वो उन्हें वैसे ही काम पर भेज देती थी कि अपनी ज़रूरतें वो पूरी कर सके, मतलब इसका मतलब कुछ इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करो अपना, जब आपको ट्रू फॉल्स करने सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपको उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उस सेंटेंस को, सो दैट कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। कन्वर्ट इसलिए नहीं करना, अब आप बोलोगे कि ये इंग्लिश का टेस्ट है, हम इसे अपनी मदर टंग यानी कि पंजाबी, हिंदी या गुजराती में क्यों ट्रांसलेट करें, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रू फॉल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आपका ट्रू फॉल्स में स्कोर 5 आउट ऑफ 5 या 10 आउट ऑफ 10 नहीं जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग वर्क पर जाते थे उसका मतलब ये था कि बच्चों को पसंद नहीं करती थी उनकी फैमिली, ये इंडिकेट किया गया। चलिए अब ढूंढते हैं हम, हमें जहां पर आंसर मिला
ठीक है। अब हमें पता है, मैं यहाँ पर ना मार्क कर लेती हूँ कि मुझे ये 28 का आंसर मिला यहाँ पर, ठीक है। सो दैट कि जो हमने लिंक किया है, मुझे बार बार लोकेशन ना फाइंड आउट करनी पड़े, मुझे पता हो कि यहीं पर लोकेशन है, ठीक है। सब अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मिडल एज की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं मिडल एज फाइंड आउट करूँ तो यहाँ तक तो कोई बात नहीं की ना। अब मिडल एज, बैक इन मिडल एजेस, यहाँ पर बात की है। Children as young as 5 or 6 did important chores for their parents. कहते कि जैसे ही बच्चे बड़े होते थे, यानी कि यंग होते चले जाते थे, 5 और 6 साल की उम्र में उनसे इम्पोर्टेंट काम करवाए जाते थे उनके पेरेंट्स के द्वारा। फ्रॉम द 16th सेंचुरी, मतलब 16th सेंचुरी की अगर बात करें, वर ओफन इनकरेज्ड, उन्हें इनकरेज किया जाता था, और फोर्स, या तो उन्हें बढ़ावा दिया जाता था या उन्हें फोर्सफुली कहा जाता था टू लीव द फैमिली, कि अपनी फैमिली को छोड़ दो, बाय द एज ऑफ 9 and 10 टू वर्क एज सर्वेंट, कि काम करो जैसे कि नौकर काम करते हैं, फॉर वेल्थियर फैमिलीज, जैसे कोई नौकर काम करता है, मतलब अमीर घरानों में जाकर वैसे, टू बी एप्रिशिएट टू अ ट्रेड। अब देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो 16th का दौर था उस टाइम पर उनकी फैमिलीज उन्हें या तो इनकरेज करती थी या फोर्स्ड करती थी। फोर्स यानी कि उन्हें, उनका मन ना भी हो तो भी उन्हें धक्के से कहा जाता था कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दो जब आपकी एज 9 to 10 हो जाए, और आप काम करो जैसे कि नौकर काम करते हैं, ठीक है। अमीर घरों में जाकर काम करो जैसे नौकर काम करते हैं वैसे। सो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या मतलब निकल रहा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पसंद करता है तो वो उसे ये नहीं कहेगा कि चल निकल मेरे घर से, तू घर से चला जा और नौकरों की तरह जाके धक्के खा और सड़कों पे जाके भीख मांग, या फिर नौकरों की तरह जाके बड़े लोगों के घर में काम कर। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि उनकी फैमिली जो है वो, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि वर्क नेसेसरी मीन, जो काम पर जाते थे उसका मतलब ये था कि बच्चों को वो अनलव्ड था, मतलब उन्हें पसंद नहीं किया जाता था, वो अनलव्ड थे, यानी कि यस, उन्हें यही कहा जाता था कि आप नौकरों की तरह जाके काम करो, ये नहीं कहा जाता था कि आप काम करके वापस आओ, उन्हें ये कहा जाता था कि आप घर छोड़ दो और जाओ, निकलो, बस आपका हो गया, ठीक है। सो ये आ गया आपका ट्रू। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, पर मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके कोई भी डाउट ना रहे, एक एक क्वेश्चन को डीपली आपको समझा रही हूँ। उसके बाद है साइंटिस्ट थिंग। साइंटिस्ट ये सोचते हैं दैट ओवरवर्क लेबर डैमेज द हेल्थ ऑफ यंग चिल्ड्रंस। कहते हैं कि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ओवरवर्क लेबर जो है, जो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितने वर्किंग आवर उन्हें काम करना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा वो वर्क लेबर कर रहे हैं तो वो डैमेज करेगी हेल्थ को, किनकी, यंग चिल्ड्रंस की। अब आपको फटाफट से देखना है साइंटिस्ट कहाँ पर मिलता है, ओवरवर्क की बात कहाँ पर होती है, और हेल्थ की बात और डैमेज की बात कहाँ पर होती है। तो यहाँ तक हमें आंसर मिल गया था, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th and 19th सेंचुरी और न्यू डिमांड, ओके। सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स यानी कि वैसे पर्सन जो सोशल, मतलब हमारे लिए, सोशल हमारे लिए जो रिफॉर्म करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च कौन करता है, साइंटिस्ट करते हैं। सो साइंटिस्ट की बात यहाँ पर हुई है। सोशल रिफॉर्मर्स बिगन टू क्वेश्चन, उन्हें एक क्वेश्चन से बिगन किया, वेदर लेबरिंग लॉन्ग आवर्स, लेबरिंग लॉन्ग आवर्स। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर लिखा है लेबरिंग लॉन्ग आवर्स, वहाँ पर लिखा है ओवरवर्क, ठीक है, ओवरवर्क लेबर, ठीक है। सो सेम मीनिंग है, थोड़ा सा सिनोनिम्स यूज किए हैं, तो आपको इन पर थोड़ा फोकस देना है। कहते हैं कि वेदर लेबर लॉन्ग वर्क फ्रॉम एन अर्ली एज वुड हार्म चिल्ड्रंस ग्रोइंग बॉडीज, कि उन्होंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि क्या ये अफेक्ट डालेगी। अब उनका रिजल्ट क्या है वो आंसर भी देंगे। दे बिगन टू रिकॉग्नाइज, उन्होंने ये शुरू कर दिया मानना, द पोटेंशियल ऑफ कैरिंग आउट सिस्टमेटिक स्टडीज, मतलब उनका रिजल्ट क्या निकला वो स्टडीज का, कैरिंग आउट द सिस्टमेटिक स्टडीज क्या निकला, टू मॉनिटर हाउ फार दीज अर्ली
डिप्रेशंस माइट बी अफेक्टिंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, कि किस तरह से ये अफेक्ट करती हैं ओवरऑल चिल्ड्रन की डेवलपमेंट को। मतलब उनका पहले क्वेश्चन था कि क्या लॉन्गर वर्किंग आवर्स जो हैं वो चिल्ड्रन की ग्रोइंग बॉडी, मतलब कि जो उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उस पर कोई असर डालता है, ये उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया। उसके बाद यहाँ पर वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर वो सिस्टमेटिक वो रिकॉग्नाइज कर रहा है उस स्टडी का, जो है उनका रिजल्ट बता रहा है, मॉनिटर करके उन्हें क्या पता चला कि ये अफेक्ट करेगी, ठीक है, अफेक्ट करेगी चिल्ड्रंस डेवलपमेंट को। सो आपका आंसर क्या बनता है यहाँ पर? ट्रू, यही बात की है ना। अब मैं बताती हूँ। अब देखो, ये इनको उन्होंने लिखा लॉन्गर वर्किंग आवर्स, लेबरिंग लॉन्गर आवर्स, ठीक है। सो साइंटिस्ट को उन्होंने लिखा सोशल रिफॉर्मर्स, डैमेज को उन्होंने लिखा अफेक्ट, हेल्थ ऑफ यंग चिल्ड्रन को लिखा यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट या चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। सो इस तरह से उन्होंने इसकी पैराफ्रेजिंग की और आपको घुमाने के लिए वहां पर वर्ड्स डाल दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लिंक होता है नीचे के दो क्वेश्चनों से, 19th सेंचुरी, ठीक है। उन्होंने कहा द राइज ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन में जब राइज हुआ, जब मतलब उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आई, ठीक, तो ट्रेड यूनियन जो है हमें वो फाइंड आउट करना है। 1 सेकेंड, ओके। ट्रेड यूनियन मेजोरली कंट्रीब्यूट टू, कि ट्रेड यूनियन जब आई उसका मेन क्या था, उन्होंने कहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन करने के लिए चिल्ड्रन की, कहाँ से, एक्सप्लोटेशंस, यानी कि जो उन्हें, जो चिल्ड्रन का, जो बच्चों का शोषण कर रहे थे, ट्रेड यूनियन इसलिए राइज की गई, इसलिए खड़ी की गई ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि वो हिस्सा डाल सके किसमें, जो बच्चों का शोषण होता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कब हुआ, 19th सेंचुरी में। और सबसे अच्छा कीवर्ड है 19th सेंचुरी, क्योंकि वो आपको जल्दी मिलेगा। अब 19th सेंचुरी की आप कहोगे कि अगर हम वैसे देखें तो 19 तो कहीं भी नहीं लिखा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर 19th सेंचुरी की बात है तो 1800 से लेकर जो है 1800 वाली लाइन में आएंगे आपके ईयर, वो 19th सेंचुरी में आएंगे। अगर आपको कोई 1916 या 1915 कुछ इस तरह से लिखा मिल रहा है, इट मीन्स वो आपकी 20th सेंचुरी है, ठीक है। So gradually the concern of the reformers began to the impact of the Britain in the 19th century, beginning the legal protection of children from and was linking to the rise of। अब देखिए यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन की बात हुई है, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन की बात हुई है, चिल्ड्रन की फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन से बात हुई है, वर लिंक द राइज ऑफ स्कूल्स फॉर फैक्ट्री। ट्रेड यूनियन की बात मुझे नहीं दिख रही कहीं पर भी, let us find, but also through the influence of trade union and economic change during the 19th century। अब ये रहा ट्रेड यूनियन during the 19th century which made some form of the child labor redundant। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड यूनियन की बात है, बट यहाँ पर कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो क्यों बनाई गई थी। उन्होंने कहा बनाई गई थी कुछ कारण से, कि जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ काम है लीगल, उनसे रिलेटेड बनाई गई थी। पर यहाँ पर मेंशन नहीं है आपको कि ट्रेड यूनियन का मेन काम जो है प्रोटेक्शन करना था, नहीं कहा, तो कहीं पर भी हमें नहीं मिल रहा। सो इट मीन्स कि इसका आंसर आपका नॉट गिवन है। आपको जब इंफॉर्मेशन ना मिले या अधूरी इंफॉर्मेशन मिले, इट मीन्स कि आपका आंसर नॉट गिवन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय द एड ऑफ हाफ टाइम स्कूल। अब एड वर्ड जो है बहुत यूज होता है रीडिंग में, इसका मतलब होता है हेल्प। बाय द हेल्प ऑफ हाफ टाइम स्कूल्स मोस्ट चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। कहते हाफ टाइम स्कूल की हेल्प से मोस्ट स्टूडेंट, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने लग गए इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब आपको मिड 19th सेंचुरी फाइंड आउट करना है, ये आपका बेस्ट कीवर्ड है जो आपको आसानी से मिल जाएगा।
मिड 19th सेंचुरी, ये आपकी मिड 1840s, 1833, ये 33 नहीं 40s 50s में जो आएगा वो मिड होगी, ठीक है। एस्टेब्लिश, ये कहते हैं फैक्ट्री एक्ट है जो, वो उसने एस्टेब्लिश किया हाफ टाइम स्कूल्स, इसी की बात हो रही है। विच अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क एंड अटेंड स्कूल, जिसने अलाउ किया बच्चों को कि वो काम भी कर सकें और स्कूल भी अटेंड कर सकें। बट इन 1840s यानी कि मिड 19th की बात आ गई, ठीक है। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, most of the children and large proportion of the children, both are the same word, similar word use किए गए। never went to school, but वहां पर कहा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल जाने लग गए, और यहाँ पर कहा है never went to school and if they did they left by the age of 10 or 11, अगर वो जाते भी थे तो वो 10 या 11 साल की उम्र में वहाँ से छोड़ आते थे स्कूल को। सो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट बात की गई। यहाँ पर कहा कि हाफ टाइम स्कूल की हेल्प से मोस्टली यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ठीक है, लार्जर नंबर ऑफ पीपल जो है, लार्जर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है स्कूल जाने लगे। वहाँ पर लिखा कभी भी नहीं गए, अगर गए तो छोड़ कर आ गए। तो क्या है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारी स्टेटमेंट, बिल्कुल अपोजिट है। सो आपका आंसर आ गया फॉल्स। और जिन्होंने हमारी पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाली वीडियोस देखी हैं उनके लिए आज की वीडियो रिवीजन थोड़ी इजी लग रही होगी उन्हें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी, देन प्लीज़ फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने छोड़ी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर मेरे अकॉर्डिंग 33 एंड 34 क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको लोकेशन बताती हूँ, आप क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लीजिए और उतना टाइम आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आपको समझा देती हूँ ये दोनों क्वेश्चन, और आपको लोकेशन बता देती हूँ, आप आंसर बताना ट्रू फॉल्स का, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी प्रिपरेशन की, रिवीजन के बाद भी कितना आपने सीखा। इन 20th सेंचुरी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन, ये बातों का ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन, मोस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन, ओवरवर्क लेबर एंड यहाँ पर कुछ नहीं है, डिड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, ठीक है, यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ वर्क भी होता तो भी। सो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और इन्हीं पे ही आपका आंसर डिपेंड होता है। एक छोटी सी गलती जो है वो आपका सारा आंसर चेंज कर देगी। सो इन 20th सेंचुरी ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन नीड टू गो टू स्कूल इन फुल टाइम शेड्यूल। कहते हैं कि 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट हर बच्चे को ज़रूरत थी स्कूल जाने की, वो भी क्या, हाफ टाइम स्कूल में नहीं, फुल टाइम के बेसिस पर, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउअडेज, अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो चिल्ड्रन नीड्स, चिल्ड्रन की क्या नीड है, वर मच डिफ्रेंशिएटेड एंड कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ ओल्ड दे आर। उनकी जो ज़रूरतें हैं बच्चों की वो डिफाइन की गई हैं, वो डिफ्रेंशिएट की गई हैं, मतलब अलग अलग की गई हैं और कैटेगराइज की गई हैं। किसके बेस पर, कि वो कितने साल के हैं। मतलब अब आपको दो क्वेश्चन पता लगे, हमने यहाँ तक ढूंढे हैं हमारे आंसर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आंसर ये लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में मिलेंगे। सो ये लास्ट के 2 पैराग्राफ्स आपको रीड करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या वीडियो को पॉज कर सकते हो, और उन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे बताने हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सो ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा मेन मोटिव है करने का। नो मोर देन 3 वर्ड्स, आपको 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने, बट आप 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड लिख सकते हो। इन क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड है, अब देखिए मैं अगर ढूंढूं कि ये वाला आंसर तो मुझे बहुत ईजिली मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था ड्यूरिंग द मिडल एज, और यहाँ पर इसका 28 के साथ जो है लिंक बन रहा था। सो आप पहले इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि 35 का आंसर आपको कहाँ मिलना है। पर हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कंट्रोवर्शियल टॉपिक अराइजेज विद
फ्रेंच मतलब ये पर्सन है फिलिप्स अराइजेस कंसेप्ट कि कौन सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है वो अराइज हुआ था इस पर्सन की कंसेप्ट से। कौन सा कंट्रोवर्शियल, कोई टॉपिक, जो कोई टॉपिक अराइज हुआ, जो कोई टॉपिक उठा, उसके बारे में बात है। तो फ्रेंच हिस्टोरिकल फिलिप्स एलिस की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि एलिस की बात यहाँ पर भी थी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, जब हमने 28 का आंसर पढ़ा था तो यहाँ मिला था। सो उन्होंने कहा द हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड हैज बीन अ टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड, हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड ये टॉपिक है, हैज बीन अ टॉपिक ये एक टॉपिक है, ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से भरा हुआ एक टॉपिक है इन सोशल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री में, सिंस द हाईली इन्फ्लुएंशियल 1960 बुक, ये बुक सेंचुरी में आई थी, सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड, रिटर्न की गई थी। किसने लिखी थी? इस पर्सन ने लिखी थी। और उसने क्या आर्ग्यू दिया था, क्या डिबेट रही थी, क्या कंट्रोवर्सी रही थी? आर्ग्यू मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो। क्या था कि चाइल्डहुड जो है वो कंसेप्ट क्रिएटेड बाय मॉडर्न सोसाइटी, की चाइल्डहुड एक ऐसा कंसेप्ट है जो मॉडर्न सोसाइटी ने क्रिएट किया। सो मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर? मेन टॉपिक उसने चाइल्डहुड के ऊपर लिखा, बट मेन टॉपिक क्या था? हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड, ये आपका मेन टॉपिक था। सो ये एक ऐसा डिबेटेबल टॉपिक था, ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था जो अराइज हुआ था। ठीक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक अराइज, वहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर आंसर नहीं लिख रही, मैं वहीं पर लिख देती हूँ कि ये 35 का आंसर है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये आपका 35 का आंसर मिल गया। अब हमें पता है कि हमें 36 का आंसर जो है यहाँ पर मिलेगा, यानी कि इस लोकेशन में मिलेगा जहाँ पर हमें 28 का आंसर मिला, क्योंकि हमने देखा था कि उसका लिंक बनता है इसके साथ। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको आंसर देखना कितनी जल्दी मिलेगा अगर आप वो मेथड यूज करते हो। व्हाट इमेज फॉर चिल्ड्रन, कि कौन सी इमेज है बच्चों की, डिड अराइज बिलीव टू बी लाइक इन वेस्टर्न यूरोप, कि कौन सी ऐसी छवि है बच्चों की जो अराइज मतलब जो उस राइटर को लगता है कि वो बिल्कुल सेम है जैसे वेस्टर्न यूरोप में बच्चे हैं उनके। ठीक है, मिडल एज के टाइम पर। सो बच्चों की छवि कौन सी है, मतलब क्या बच्चों में वो खासियत है, कौन सी उन्होंने इमेज क्रिएट की है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि जब हमने 28 वाला क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ से, तो यहाँ पर बात हुई थी एरिस की। उन्होंने कहा था वेस्टर्न यूरोप के बारे में ही बात कर रहा था वो, मिडल एज के। ठीक है, तो उन्होंने कहा था चिल्ड्रन वर रिगार्डेड एज, कि उन्हें नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था उन्हें? ये नाम दिया गया था मिनिएचर अडल्ट्स, मिनिएचर अडल्ट का नाम दिया गया था। तो यही क्या है आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 36 का, मिनिएचर अडल्ट। मतलब मिनिएचर यानी कि छोटे छोटे अडल्ट, छोटे अडल्ट मतलब जिन्हें पूरी समझ हो वो बच्चे। ठीक है, मिनिएचर अडल्ट। अडल्ट कौन होते हैं? जो मेच्योर होते हैं, जो जिनमें सोचने की शक्ति जो है बच्चों के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। मिनिएचर क्या होता है? उन्हीं का समझ मतलब किसी बड़ी चीज़ का छोटा आकार बट हूबहू सेम ही। ठीक है, सो ये हो गया आपका 36 का आंसर। सो आपको लोकेशन पता थी और आपने दोबारा फाइंड आउट करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हमें पता था कि यहीं पर हमारी लोकेशन है, यहीं पे हमें आंसर मिलेगा। सो अगर आप लिंकिंग बना के चलते हो तो आपका टाइम बहुत सेव होगा और आपको आंसर भी बहुत जल्दी मिलेगी। अब प्लीज़ ये मत कहना कि मैम आपको आंसर जल्दी मिल जाते हैं, हमें आंसर नहीं मिलते। तो जब मैं प्रैक्टिस करती थी मेरा भी आपके वाला ही हाल था, मुझे भी आंसर नहीं मिलते थे। मुझे भी ये लगता था कि जो समझा रहा है उसे आंसर जल्दी मिल रहे हैं। और आप ये भी मत सोचना कि ये बहुत ईजी रीडिंग है इसलिए आंसर जल्दी मिल गए। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसी रीडिंग जो आपको डिफिकल्ट लगती है, आपको लगता है कि हमें ये सॉल्व करनी चाहिए, हम वो भी सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सो ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट जनरेटेड द नीड फॉर ग्रेट अमाउंट चाइल्ड लेबर टू वर्क अ लॉन्ग टाइम इन 18 एंड 19 सेंचुरी? वो कहता है कि व्हाट, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो जनरेट हुआ था, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट जो है जनरेट हुआ था द नीड फॉर, जो जिसकी क्या जरूरत थी? नीड थी ग्रेट अमाउंट ऑफ चाइल्ड लेबर
चाइल्ड लेबर की वर्क करने से, मतलब लंबे टाइम तक वो काम कर सके, उससे रिलेटेड कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जो है, हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो जनरेट हुआ था। सो हमें कीवर्ड क्या मिला, देखिए 1 सेकेंड मैं इसको एक बार ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वेट, हाईलाइट कर लेते हैं। उन्होंने क्या पूछा कि कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट जनरेट हुआ था और कब हुआ था, 18 एंड 19 सेंचुरी में, किसके लिए हुआ था, चाइल्ड लेबर टू वर्क, मतलब इस ज़रूरत को लेकर था। ठीक है, 18-19 सेंचुरी मिलेगी जहाँ पर, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। सो हम यहाँ तक हमारा 36 का आंसर हो चुका है। सो आगे हम चलते हैं, हम फटाफट से ऐसे कर्सर को, यहाँ पर हमें 18 एंड 19 सेंचुरी की बात नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि आपको 18 एंड 19 सेंचुरी लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक, सो यहाँ पर आपको मिल गया ये लिखा हुआ, तो यहाँ से पढ़ेंगे। With industrialization in the 18th and 19th century, a new demand, need लिखा है ना वहाँ पर, need for, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू डिमांड, नीड एंड न्यू डिमांड फॉर अ चाइल्ड लेबर वर क्रिएटेड, कि ये क्रिएट हुई थी। मैनी चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू वर्क लॉन्गर आवर्स इन माइल्स एंड फैक्ट्रीज। यहाँ तक आपका जो है वो लोकेशन है। अब इसका आंसर आप मुझसे पहले ढूंढ के बताइए क्या आएगा। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कि कौन सा वो इवेंट था हिस्टोरिकल जो क्रिएट हुआ था, जो बना था, कौन सा, आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। उन्होंने कहा 18 एंड 19 सेंचुरी थी, नीड थी कि चाइल्ड लेबर क्रिएट की गई, जिसका काम क्या था, लंबे समय तक वो काम कर सकें वर्कशॉप्स में, फैक्ट्रीज में, यानी किसके कारण, विद इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। सो ये जो है आपका आंसर है। हिस्टोरिकल इवेंट कौन सा था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका इवेंट था। ठीक है, सो विद नहीं आएगा। अगर हम ग्रामेटिकल देखें तो हमारा आंसर नहीं बनता, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा हमारा आंसर। ये आपका जो है 37 का आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट आंसर जो है वो इजी होते हैं करने, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझने में गलती कर दी, सो क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है। उन्होंने आपसे क्या पूछा है, उन्होंने व्हाट पूछा है, मतलब क्या कोई आइटम होगी। उन्होंने व्हाई पूछा है, यानी कि कोई उसका रीज़न होगा। हाउ पूछा है तो कोई कि काम कैसे हुआ उसके बारे में होगा। वेयर पूछा है तो कोई लोकेशन होगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई उन्होंने अमाउंट पूछी है, विच अमाउंट। ठीक है, सो वो क्या है, कोई फिगर होगी। सो इस तरह से आपको थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है और क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यस, अब बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन भी हमारा डन है, ये क्वेश्चन भी हमारा डन है, ये भी हमारा डन है। ठीक है, सो हम चलते हैं ये क्वेश्चन पर, 19th सेंचुरी। सो हमने कहा था कि इस क्वेश्चन का लिंक जो है इस क्वेश्चन के साथ है। ठीक है ना, यही कहा था ना हमने, 19th सेंचुरी का लिंक है। सो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें लोकेशन पता है कहाँ पर है, फटाफट से आंसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा व्हाट लीगल फॉर्मेट, कि कौन सा लीगल फॉर्मेट है जो what legal format initial the protection of children from the exploitation in 19th century। कहते हैं कौन सा ऐसा लीगल फॉर्मेट है जो शुरू किया गया था, इनिशियल यानी कि स्टार्ट किया गया था प्रोटेक्शन के लिए बच्चों के शोषण की, एक्सप्लोटेशन की। सो 19th सेंचुरी की बात यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। वेट अ सेकेंड, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। देखो, लीगल प्रोटेक्शन की बात हुई है, चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन की बात हुई है। तो लीगल जब देखें हम 19 की बात यहीं पर हमें लग रही है। ठीक है, सो कौन सा वो लीगल फॉर्मेट था जो लागू किया गया था, दैट इज द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833। सो ये है आपका लोकेशन और ये है आपका आंसर। अब आपको कंफ्यूजन रहेगी कि द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833, द कल फैक्ट्री एक्ट 1833 लिखें या द फैक्ट्री एक्ट लिखें या एक्ट ऑफ 1833 लिखें। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कहा है नो मोर देन 3 वर्ड्स, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने। आपको मेंशन नहीं है कि आपको नंबर लिखने हैं। सो जब आपको नंबर नहीं लिखने,
सो आपका आंसर क्या आया, द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, सो ये है आपका तरीका जो आपको ध्यान में रखकर, यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी जाती हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। द फैक्ट्री एक्ट, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 38 नंबर क्वेश्चन का। मैं ना इतने लंबे लंबे लेंथी लेंथी अगर आंसर वहाँ पर लिखती हूँ तो टाइप करते हुए क्या होता है कि कोई एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कि टाइप करते हुए नहीं पता लगता स्पीड में। आपको लेक्चर भी दे रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ और टाइप भी कर रही हूँ, तो दो जगह पर फोकस कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि पेन पेपर पर लिखना हो तो वो ईजी है। जब हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं सो उसमें थोड़ी सी एरर हो ही जाती है। तो फिर मेरे एक व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया लास्ट वीडियो पर कि मैम वहाँ पर ट्रंक के स्पेलिंग गलत लिखे गए, तो उनका कमेंट आया, हालांकि उनका जो कमेंट आया उनकी भी स्पेलिंग मिस्टेक थी उसमें। सो माय डियर, आप जस्ट फोकस कीजिए कि आप दूसरों की गलतियों को निकाल रहे हो, उससे बेटर है कि आप उन्हें अप्रिशिएट करो कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, आपको जहाँ से नॉलेज मिलती है आप वहाँ से नॉलेज लो, बट यस, अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल कर आपको लाइव क्लासेस और आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ तो इसमें मेरा टाइम कंज्यूम होता है, बट बदले में मुझे आपसे पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, सो आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो, लाइक करो, शेयर करो, और इसके साथ साथ थोड़ी सी अप्रिशिएशन चाहिए आपकी तरफ से, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि यस मैंने अच्छा काम किया है। ठीक है, एनीवेज बैक टू द पॉइंट, वापस चलते हैं हम अपनी पीडीएफ पर और देखते हैं आगे के क्वेश्चन। सो ये हमें आंसर मिल गया, सॉरी यहाँ पर हमें आंसर मिल गया 38 का भी। अब 39 की बात है। 39 में वो क्या बोल रहा है, what the activities were more and more regarding as being preferable for almost all the children time in 19th century। यानी कि ये भी 19th सेंचुरी का ही आपका क्वेश्चन है, यानी कि जहाँ पर हमें 38 का आंसर मिला है वहीं पर हमें 39 का भी आंसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मोर एंड मोर रिगार्डिंग एस, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेफरेबल, मतलब प्रेफरेंस दी जाती थी फॉर ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन, मतलब हर बच्चा जो है उसे प्रेफरेंस देता था। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो 19th सेंचुरी में होती थी। सो चलिए, 19th सेंचुरी का आपको लोकेशन पता है कहाँ पर है, यहाँ पर हमें आंसर मिला था ना। सो उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने इसके बाद बात की है, बट यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही था। ठीक है, लेबर की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ से अब पढ़ते हैं। उन्होंने कहा चाइल्डहुड वाज इंटरेस्टिंगली सीन एज अ टाइम, कहते चाइल्डहुड जो है, जो बचपन है, उसे इंटरेस्टिंगली देखा जाता है, मतलब उसे हैरानीजनक ऐसा माना जाता है एज अ टाइम फॉर प्ले, कि एक ऐसा टाइम है फॉर प्ले एंड एजुकेशन, प्ले के लिए, खेलने के लिए और पढ़ने के लिए, फॉर ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे के लिए। यानी कि प्रेफरेंस क्या है हर बच्चे की, खेलना और पढ़ना, दो ही काम है। नॉट जस्ट फॉर प्रिविलेज मिनॉरिटी, ना कि मतलब ये जो है बेनिफिट नहीं होने वाला इसका। इनिशियली चिल्ड्रन इनटू वर्क, जैसे ही वो काम में जाते हैं, एज यूजफुल चिल्ड्रन बिकम लेस ऑफ द प्रायोरिटी, वैसे ही वो इसको कम प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। यानी कि उनकी मेन प्रायोरिटी क्या होती है, पहले उनकी प्रायोरिटी होती है प्ले एंड एजुकेशन। ठीक, सो हमें आंसर मिला। उन्होंने कहा बच्चों की बात की, उन्होंने कहा ये देखा जाता है अ टाइम ऑफ एक्टिविटी कौन सी है, प्ले एक्टिविटीज़। अब पूरी लाइन जब आप यहाँ तक पढ़ोगे ना तो इसमें आपको एक्टिविटीज़ कौन सी मिल रही है। देखिए, एक स्मार्ट तरीका ये भी है, और जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चे आधी वीडियो देख के चले गए ना, उनको ये वाला उनका जो है स्किप हो जाएगी पॉइंट। सो एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करनी है। एक्टिविटी क्या होती है, जो हम एक्शन करते हैं, हम खेलते हैं ये एक्शन है, हम पढ़ रहे हैं ये हमारा एक्शन है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं ये हमारा एक्शन है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन में आपके पास जो है 3 एक्शन आए हैं। अब उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो 19th सेंचुरी में हर बच्चे की फेवरेट थी, हर बच्चे की, ठीक है, उनके फेवर में थी। ऑल फॉर ऑल चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ थी, प्ले एंड एजुकेशन। प्ले एंड एजुकेशन ही ऐसी थी जो हर बच्चे के वास्ते थी, जो इंटरेस्टिंगली देखी गई थी, ना सिर्फ मिनॉरिटी लेवल पर बल्कि हर बच्चे में।
और जैसे ही बच्चे काम पर जाते थे वैसे वैसे उनकी प्रायोरिटी कम होती चली जाती थी। सो इस तरह से भी आप जज कर सकते हो। चलिए, अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम फॉलो करते हैं और उसे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उन्होंने पूछा वेयर। अब देखिए आपको यहाँ से क्लियर हो गया, वेयर यानी कि किसी प्लेस की कोई लोकेशन की बात हुई होगी। ठीक है, आपको गेस करना है कि आपको क्या ढूंढना है आंसर में, सिर्फ लोकेशन। उसके अलावा आपको कहीं भी लगे ना कि ये हमारा आंसर हो सकता है, नहीं सोचना, लोकेशन ही फाउंड आउट करनी है। उन्होंने कहा वेयर हैज़ बीन द सेंट्रल एरिया, कौन सा सेंट्रल एरिया था for children to spend largely of their time as people expect in the modern society, कि modern society के लोग क्या एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चों के लिए ऐसा कौन सा सेंट्रल एरिया हो सकता है जहां पर वो लार्जली टाइम स्पेंड करें, अपने दिन का बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट की बात है, हाफ टाइम स्कूल की बात है। अटेंडिंग स्कूल वाज नो लॉन्गर अ प्रिविलेज एंड ऑल चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर डे इन अ क्लासरूम। चलिए जी, यहीं पर आंसर मिल गया। उन्होंने क्या कहा, ऑल चिल्ड्रन की बात है। एक्सपेक्ट किया जाता था उनसे कि वो टाइम स्पेंड करें, स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर टाइम, वहाँ पर लिखा है लार्जली पार्ट ऑफ देयर टाइम। सो सेम मतलब है इसका, इन क्लासरूम, इन अ क्लासरूम, अ क्लासरूम। लोकेशन पूछिए कि कहाँ पर वो स्पेंड करें, कौन सा ऐसा सेंट्रल एरिया है, वो सेंट्रल एरिया है क्लासरूम और अ क्लासरूम, दोनों ही करेक्ट है। सो ये है आपका 40 नंबर आंसर। सो जब आप इस तरह से गेस करने लग जाओगे, जब इस तरह से आप प्रेडिक्ट करने लग जाओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आपके आंसर करेक्ट होंगे। सो लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने इस तरह किए थे, व्हाट द एक्टिविटीज यानी कि एक्टिविटी कौन कौन सी है उसके बारे में बात की होगी, वेयर यानी कि किसी लोकेशन के बारे में बात की होगी। अब जिन्होंने यहाँ तक की वीडियो देखी है ना, उन्होंने ये वाली जो टेक्निक है जो रियल एग्जाम में आपके काम आने वाली है वो मिस हो गई होगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आज अधूरा ज्ञान जो है आपको फायदे की जगह नुकसान दिला सकता है। सो ये मेथड आप फॉलो करते हो अगर, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी रीडिंग की इम्प्रूवमेंट होगी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो आज की वीडियो से रिलेटेड, तो आप अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सएप पर, जो आपको नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उस पर सेंड कर सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपकी क्वेरी से रिलेटेड जो है हो सका तो नेक्स्ट वीक जो है संडे को हम एक डाउट क्लास रखेंगे। संडे तक मतलब एक वीक की जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट जो है संडे को लाइव सेशन में हम क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको फिर भी कोई आपके मन में हल्का सा भी अगर डाउट रह गया हो, तो आप जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप वीडियो ही देख रहे हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया या आपने लाइक नहीं किया, आप लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो देख लेते हो बट आपको समझ भी आता है, आपको क्वेश्चन भी समझ आ गए, बट आप एक सेकंड लगता है लाइक करने में, बट उससे हमें जो है ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने अच्छा काम किया है, हमें मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ इतना सा काम कर दिया करो कि एक लाइक और एक शेयर कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। और इसके साथ साथ आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड, तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे अच्छे से याद है, मुझे एक व्यूअर ने बोला हुआ है कि लिसनिंग एमसीक्यू पर हमें वीडियो चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली जैसे ही मेरा टाइम लगता है तो मैं उसके रिलेटेड जो है आपको वीडियो दूंगी। होपफुली इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको एमसीक्यू की ही मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर योर सच अ ग्रेट सपोर्ट। ओके।